लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो लेक्चर नंबर 1 हमने कल बना करके आप लोग को दे दिया था। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसकी मदद से ठीक है उस वीडियो को देख लीजिए। कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हमने कुछ लिखाया नहीं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है हिंदी में और इंग्लिश में साथ साथ बाइलिंगुअल जो है नोट्स बना करके दे दिया गया है। हैंड रिटन है, मतलब हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो है उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, जब तक क्लास ऑफलाइन शुरू नहीं होगा तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम केमिस्ट्री का लेक्चर बना रहे हैं, फिर बाद में जो है हम ठीक है फिजिक्स का भी लेक्चर बना के देंगे। ठीक है, तो हमने पिछला क्लास में स्टडी कर लिया था रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ाया था कि रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी क्रिया विधि के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि उसका स्पीड क्या होगा, वो कैसे कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया हमने 3 प्रकार के पढ़ाया था। तीव्र अभिक्रिया मतलब फास्ट रिएक्शन, स्लो अभिक्रिया स्लो रिएक्शन या मंद अभिक्रिया, और अगला था मॉडरेट रिएक्शन मतलब मध्यवर्ती अभिक्रिया। तो जिसका स्पीड काफी अधिक होता है वो फास्ट रिएक्शन है, जिसका स्पीड काफी कम होता है वो स्लो रिएक्शन है, जिसका स्पीड ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है काफी अधिक, ठीक है, तो उसको हम लोग मध्यवर्ती अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं क्यों। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं क्यों। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी मेडिसिन लिया करते हैं, ठीक है, या तो हम लोग जो है कंक्रीट यूज करते हैं, मतलब घर बनाने के लिए जो हम लोग ये सीमेंट ये सब जो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो कि ये सारा का सारा जो है केमिकल से बना होता है। हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार लगा हुआ है, ठीक है, तो किसी को बुखार हल्का सा रहता है, किसी को बुखार काफी अधिक रहता है, तो काफी अधिक रहता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है कि उस रोग का इलाज करना है। तो रोग का इलाज करना है तो क्या कभी कभी जो पड़ता है कि हमको जल्दी इलाज करना है, कभी कभी जो है लेट से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें स्टडी करना हो कि ऐसा हम क्या करें कि वो जो बीमारी हुआ है उसको तुरंत रिकवर कर लिया जाए। तो उसके लिए हम लोग ऐसे ऐसे केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ऐसे ऐसे केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्या करे अभिक्रिया के स्पीड को कम या तो ज्यादा कर सके। ठीक है, तो उससे तो फायदा नजर आ गया होगा। अगर मान लिया किसी को जो है तेज बुखार आ गया है, तो तेज बुखार बहुत तेज बुखार है, आपको जल्दी रिकवर करना है, जल्दी ठीक करना है, उसके लिए तो ऐसा मेडिसिन यूज करेंगे जो क्या करे उस बुखार को तुरंत डाउन कर दे। ठीक है, या तो किसी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम चाहते हैं कि तुरंत उसका दर्द ठीक हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे मेडिसिन का यूज करेंगे जो जल्द ही क्या करेगा उसके दर्द को कम कर देगा। ठीक है, अगर नॉर्मल दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक इसीलिए इसी प्रकार से जो है बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्पीड कम या ज्यादा क्यों करते हैं। ठीक है ना, कम करने से फायदा क्या है, ज्यादा करने से फायदा क्या है, सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड के बारे में, दर के बारे में, रेट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इसको शॉर्ट में ROR लिखते हैं। ठीक है ना, या तो इसको डिनोट करते हैं छोटका r से या तो बड़ा वाला r से। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, इसी को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का चाल भी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर रेट की जगह पर स्पीड या वेलोसिटी या तो रेट लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारा कुछ जो है आपको नोट्स में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, ठीक है, कि अगर दूध से दही बनाना होता है तो आप लोग देखते होंगे कि दूध से जब दही बनाना होता है तो ठंडा के मौसम में जो है, ठंड के मौसम में जो है वो धीरे धीरे काम होता है, लेकिन गर्मी का मौसम होता है तो दूध से दही जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है,
तो ये जो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब गर्मी के समय रहता है तो उस समय उसका स्पीड ज्यादा रहता है, दूध से दही बनने का स्पीड मतलब अभिक्रिया के दर जो अधिक रहता है, लेकिन वही ठंडा का मौसम रहता है, ठीक है, तो अभिक्रिया का दर स्लो होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि अभिक्रिया की जो दर होती है, ROR जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आज हम बात करेंगे कि टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है समझिएगा, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन है तो प्रति एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन होता है, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में जो अंतर आता है, जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में सारा डेफिनेशन सब कुछ नोट्स में आपको दिया गया है ना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आराम से टेलीग्राम ज्वाइन करके फटाफट जो है उतार लीजिएगा, केवल आप समझने पर ध्यान दीजिएगा, बाकी हमने सारा कुछ लिख के दे दिया है और आप लोग जो है इस तरह से एक बताओ सुन लीजिए, ठीक है, कि आप जल्दी जल्दी जितने भी स्टूडेंट अभी नहीं जान रहे हैं उनको बता दीजिए कि सर जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा फटाफट। ओके, देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होता है, तो अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला होता है, अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला होता है, अभिक्रिया की जो दर का फॉर्मूला होता है, अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता और बटा क्या? समय अंतराल, समय अंतराल। देखिए अभिकारक आप लोग को बताए थे कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, सांद्रता मतलब हो गया गाढ़ापन या मोलरता हो गया, जो आप लोगों को सोर्स में हम पढ़ा चुके हैं, और नहीं पढ़ा है आप लोग जो नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर बराबर हो गया अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, में परिवर्तन, ठीक है, और बटा क्या? समय अंतराल। इसको छोटका आर से लिखते हैं या तो बड़ा वाला आर से लिखते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभिकारक रहे या उत्पाद रहे, अभिकारक को हम लोग आर से लिख देते हैं और उत्पाद को हम लोग पी से लिख देते हैं, आर फॉर रिएक्टेंट, पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभिकारक की वैसे यहाँ पर सांद्रता हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो परिवर्तन है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगा, और इसी को लिखते हैं क्या? x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो दो प्रकार की होती है, पहला होता है औसत दर, एवरेज रेट, औसत दर, ठीक है, जिसको हम लोग आर ए भी लिखते हैं, ये होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तात्क्षणिक दर, अगला जो दर होता है तात्क्षणिक दर होता है, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, ठीक है। और ये होता है आर इंस्ट या तो केवल आर, ये होता है डी एक्स बाई डी टी। आप लोग जानते हैं कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर ले लेते हैं ना, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में यदि औसत दर निकालने के लिए जाते हैं तो औसत दर हम सही सही निकाल नहीं पाते हैं, सही सही डाटा हम लोग को मिल पाता नहीं है। इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि दर निकालना है तो सबसे पॉपुलर तरीका होता है तात्क्षणिक दर, है ना, एवरेज रेट भी निकालते हैं हम लोग, और जो है ना तात्क्षणिक दर मतलब इंस्टेंटेनियस रेट भी निकालते हैं। तो आर इंस्ट मतलब आर लिख दिए और आर हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी जो हो गया ये हो गया आपका औसत दर। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया तो औसत दर में ऐसे निकलेगा, अगर केवल दर बोला तो आप समझ जाइए कि आर बराबर ऐसा कुछ निकालना है, ठीक है। चलिए तो औसत दर ये वाला हो गया और तात्क्षणिक दर ये वाला हो गया। इंग्लिश में सारा कुछ जो है आपको नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज रेट और क्या इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, ठीक है। इतना सारा कथा कहानी हो गया। अच्छा यदि हम यह इसके यूनिट के बारे में चर्चा कर लें तो इसके यूनिट के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा? आर बराबर होगा डी एक्स बाई डी टी। ऊपर में क्या है? सांद्रता है, मतलब मोलरता है, मोलरिटी है। तो उस कंडीशन में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर
और क्या नीचे में क्या सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का जो मात्रक होता है, सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोलर होता है, ठीक है, और इसका सेकेंड हो गया। तो क्या हो गया पर बोलो, मोलर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं मोलर को हम लोग लिखते हैं मोल बटा लीटर और गुने 1/सेकेंड। तो क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसलिए कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा रहेगा मोल पर लीटर पर मिनट पर घंटा पर हफ्ता पर सप्ताह पर ईयर, ऐसे भी लिखा रहेगा। तो इसलिए कहीं कहीं जो है यहाँ पर ऐसा भी लिखा रहेगा, ठीक है, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, आप लोग को नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम अच्छा से लिखा हुआ है, आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। एकदम आसान आसान भाषा में सारा डेफिनेशन हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आराम से जो है आप लोग बनाते चलिए, मजा आता चलेगा। ठीक है, पहले तो हमने क्या देखा कि इसका दर का जो मात्रक होता है वो मोल पर सेकेंड होता है, या तो मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और कोई रासायनिक अभिक्रिया के लिए यदि दर लिखना हो, दर लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर लिखना हो तो दर लिखने का तरीका क्या होता है समझिएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है कि ए बी से रिएक्शन किया और क्या बनाया, सी और क्या बना दिया, डी बना दिया। तो आप लोग जानते हैं तीर के तरफ जो रहता है वो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। ये तरफ जो रहता है इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर इसका औसत यदि हम दर लिखे, एवरेज रेट लिखे, औसत दर यदि हम लिखे तो औसत दर R इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं कि अगर दूध से दही बनाना है तो दूध में हम लोग जोड़न डालते हैं जिससे दही बनता है। तो जैसे जैसे दूध खत्म होगा वैसे वैसे क्या होगा, दही बनेगा। तो मतलब जैसे जैसे अभिकारक खत्म होता है वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, जिस स्पीड से, जिस दर से, जिस वेग से, ठीक है, दूध खत्म होगा उसी स्पीड से क्या होगा, दही बनेगा। था जो स्पीड जो होता है अभिकारक खत्म होने का होता है वही स्पीड क्या होता है, उत्पाद के बनने का होता है। मतलब अभिकारक का स्पीड और उत्पाद का स्पीड दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सो R इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कमेगा, अभिकारक कमेगा इसलिए इसके आगे माइनस लगाते हैं, क्योंकि उत्पाद बढ़ेगा इसलिए इसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 लिखिएगा, और जो यहाँ पर जो भी गुना रहेगा उसको बटा लाइए, यहाँ पर लिखिए डेल्टा, इसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता बाय डेल्टा टी, फिर माइनस 1 बाय बी डेल्टा बी और बाय डेल्टा टी प्लस 1 बाय सी डेल्टा सी और बाय डेल्टा टी प्लस 1 बाय डी डेल्टा डी और बाय डेल्टा टी। और यदि यहां पर हम लिखे तात्क्षणिक दर, ठीक है, तो R इक्वल टू जाएगा माइनस 1 बाई ए डी ए बटा डी टी। ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, माइनस 1 बाई बी डी बी बाई डी टी प्लस 1 बाई सी डी सी बाई डी टी प्लस 1 बाई डी 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 और बाई डी टी। ठीक है, तो सारा का सारा स्पीड क्या होता है, जो स्पीड इसका होगा वही स्पीड इसका होगा, वही स्पीड इसका होगा, वही स्पीड इसका भी होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अभिकारक के आगे लगाना है माइनस माइनस और उत्पाद के आगे लगाना है क्या, प्लस प्लस। मतलब अभिकारक के आगे माइनस इसलिए लगाता है कि समय के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, ऐसा क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो हमने तो सारा कुछ यहाँ तक देख लिया। अगर मैं एक एग्जाम्पल करूं तो एग्जाम्पल इससे मान लो N2 है और क्या H2 है। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा कि आप इसका औसत दर लिखिए, एवरेज रेट लिखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो -1 फॉर्मूला का जो यहाँ रहेगा वो नीचे बना जाएगा। ठीक है, डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1 बाई 3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी प्लस 1 बाई 2 डेल्टा NH3
बटा डेल्टा टी हो जाएगा, बटा डेल्टा टी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से लिखे क्या तात्क्षणिक दर, तो -1/1 डी एन टू बाई डी टी -1/3 डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी एन एच थ्री और बाई क्या डी टी। इस तरह से आप लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर एवरेज वाला और तात्क्षणिक वाला आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिखा करते हैं क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर। ध्यान रखना है कि जो आगे में गुना रहेगा वो नीचे जाएगा, हमेशा 1 बटा इतना, 1 बटा इतना, 1 बटा इतना, 1 बटा इतना, ठीक है। अगर अभिकारक रहेगा तो आगे माइनस लगाइए, उत्पाद रहेगा तो आगे में प्लस लगाइए। तात्क्षणिक रहेगा तो उस कंडीशन में डी लगाना है, और यदि औसत रहेगा तो आपको डेल्टा यूज करना है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है, आपका नोट्स में जो है डीपीपी 1 है, ठीक है। यहाँ साथ लिख दीजिए, पीपीटी लिख दिया, ठीक ना। तो पीपीटी 1 लिखा गया, तो काट के आप लोग कर दीजिएगा डीपीपी क्या 1, ठीक है। तो पहला ये हो गया आपका डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब आपको बनाने के लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, लगभग मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन के आसपास है। आप लोग बना के रखिएगा, मैं इसको अगले क्लास में सोल्व करवाऊंगा आप लोग से, ठीक है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर हम लोग कैसे निकाला करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है डीपीपी 1 जो है बना लीजिएगा, उसमें पीपीटी लिखा गया होगा, डीपीपी 1 बना लीजिएगा। उसके बाद मैं डीपीपी 2 के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान दीजिएगा आगे कि यदि हमारे पास कोई अभिकारक है, तो कोई अभिकारक है तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी सांद्रता में, कंसंट्रेशन में कमी आएगा। तो यदि हम ग्राफ बनावे, इसके लिए इस पर टाइम ले रहे हैं और इस पर अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन है, तो पहले कुछ होगा, कंसंट्रेशन पहले कुछ होगा। जैसे जैसे अभी टाइम जब 0 है तो उस समय उसका कंसंट्रेशन कुछ होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी आ जाएगी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर T1 सपोज कर लीजिए आप लोग कि T1 टाइम पर कंसंट्रेशन x1 है, अब कुछ समय और बीत गया होगा, ये T2 टाइम है, क्या है T2 टाइम है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पर कंसंट्रेशन घट गया है तो T2 टाइम पर x2 हो जाएगा। तो यदि हम यहां से क्या निकालें, यदि यहां से हम निकालते हैं क्या, यदि यहां से हम निकालते हैं रेट, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर उस कंडीशन में हो जाएगा x2 माइनस x1 बटा T2 और माइनस T1, इसी को कहते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी। अच्छा क्या सुन लीजिए, ठीक है। अगर कहेगा सर ऐसे कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि मान लो किसी क्षण में अगर आपको निकालना है क्या, रेट निकालना है, तो यहाँ पर स्लोप बना दीजिए, क्या बना दीजिए, स्लोप बना दीजिए। जब आप स्लोप बनाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब आप स्लोप बनाइएगा तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, थीटा, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यदि इस मोमेंट पर, यदि यहाँ पर अगर हम निकालें क्या, इस अगर यहाँ पर निकाले क्या, यहाँ पर यदि निकाले हम क्या, रेट निकाले, तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। तो ये जो दूरी बचेगा किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1, और ये जो समय होगा किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या ध्यान रखिएगा कि कभी भी यदि हमारे पास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इसका जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो ढाल हमेशा जो है रेट को देता है, मतलब ये रेट को देता है, मतलब अभिक्रिया के दर को देता है। यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यदि हम एंगल यहाँ पर थीटा बनावे, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ टाइम सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। तो इस कंडीशन में जो दर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव दर इस बात को बता रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी आ रही है, ठीक है। यही बात यदि हम किसके लिए करें, यही बात यदि हम करते हैं किसके लिए, उत्पाद के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाइम, और ये क्या है, कंसंट्रेशन,
उत्पाद का है, ठीक है ना। तो उसके लिए ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता में कमी आएगी। एक समय ऐसा हो जाएगा कि सारा का सारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जैसे उत्पाद कंप्लीट हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया, साम्यावस्था आ जाएगा, रिएक्शन आराम से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि उसी तरह काम करते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर T1 टाइम है, तो T1 टाइम है तो ये हो जाएगा x1। अगर T2 टाइम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, x2 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि हम ढाल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा। अगर थीटा हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा डेल्टा x और ये क्या हो जाएगा डेल्टा t। तो उस कंडीशन में निकालेंगे टेन थीटा, मतलब ढाल निकालेंगे, तो ढाल इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर और बाई क्या, बेस हो गया, ये क्या है डेल्टा टी होगा ना। तो चूंकि यहाँ पर देखिए टेन का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। तो पॉजिटिव इस बात को बता रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, ठीक है। अगली बात, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो रिएक्शन किस प्रकार का है, वो रिएक्शन अभिक्रिया किस प्रकार का है। रिएक्शन किस प्रकार का है, मतलब आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जो फटाफट हो जाए, मतलब जिसमें आयन पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर NaOH और HCl, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl, और क्या बनता है H2O। यह एक आयनिक रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शन जो होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, काफी फास्ट होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आयनिक रिएक्शन के बारे में स्टडी बहुत कम करते हैं। क्यों, ये आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, और वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में यहाँ चर्चा हम लोग को करना नहीं है। यहाँ पर हमें केवल चर्चा करना होता है मॉडरेट रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। पहला रिएक्शन का प्रकृति पर, सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है एकदम साफ साफ, ठीक है ना। पहला रिएक्शन का प्रकृति पर, उसके बाद जो वहां पर हम लोग लिए है क्या, अभिकारक जो लिए है, रिएक्टेंट जो हमने लिया है वो कैसा प्रकृति का है, ठीक है। अगला टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर है ना, अगर टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, अभिक्रिया का जो स्पीड होता है वो भी कम या तो ज्यादा होता है। जैसे तुम लोग देखा होगा, बोलो क्या, कि जैसे ही गर्मी बढ़ जाता है तो गर्मी में दही जल्दी जमता है, लेकिन ठंडा में दही लेट से जमता है। इस कारण से हम बोले क्या, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगली बात, ठीक है, लाइट पर, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश के अनुपस्थिति में बिना नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो वहां पर सनलाइट चाहिए, तो लाइट चाहिए, वहां पर सनलाइट चाहिए। अगली बात, कैटलिस्ट पर, कैटेलिस्ट पर, एक कैटलिस्ट क्या है आगे हम चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक पर, ठीक है। और भी, ठीक है, कौन सा अवस्था में है, जो हम लोग अभी कारक लिए हैं वो कौन सा अवस्था में, ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था में कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है। इस तरह से आपके नोट्स में आठ प्रभाव लिखे होंगे, कि मतलब आठ बातें लिखे होंगे, और वो आठों बातें जो है, ठीक है, आप लोग ढंग से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। कि रिएक्शन किस प्रकार का है, अभिकारक का जो है, ठीक है, अभिकारक किस तरह का है, ठीक है, कि अभिकारक का जो है कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, गाढ़ा है कि कम गाढ़ा है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, लाइट है कि नहीं है, कैटलिस्ट है कि नहीं है, वो कौन सा अवस्था में है, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इन सारी बातों पर निर्भर करता है कौन, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन जो है ये सारे बातों को फुलफिल करे, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। तो हमने आज क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, प्रतिक्रियाकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसको छोटका यार या बड़का यार से लिखते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। दर दो प्रकार के होते हैं, औसत दर और तात्क्षणिक दर होते हैं। औसत दर जो होता है वो निकालने पर जो है हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग तात्क्षणिक दर निकाला करते हैं। औसत दर निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। एक्स क्या है, सांद्रता है इसका, अभिकारक या उत्पाद का, डेल्टा हो गया उसमें अंतर बताएगा, ठीक है। अगली बात और क्या,
और यहाँ पर जो है ठीक है तात्क्षणिक दर जो है वो होता है डेल्टा डी एक्स बटा डी टी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है अगर दर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि जिस स्पीड से अभिक्रिया 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 में अभिकारक खत्म होंगे उसी स्पीड से जो है उत्पाद का निर्माण होगा। तो जो अभिकारक का जो है स्पीड होगा वही उत्पाद का भी स्पीड होगा। अभिकारक के आगे निगेटिव लगाते हैं और उत्पाद के आगे पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है, सारा जितना भी उसमें सबस्टांस दिया रहेगा सभी पदार्थ का जो रेट क्या होगा बिल्कुल समान समान होगा। जितना स्पीड से दूध खत्म होगा उतना ही स्पीड से दूध बनता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया की दर किन किन बातों पर निर्भर करता है वो सारा बात हमने कर दिया है। और आपको DPP1 में जो है बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए, आप लोग बनाइए। ठीक है, अगला क्लास में मैं जो है उसका सोल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।